एक ओके। तो अभी भारत के बंद हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर लास्ट कौन सा बंद हुआ था, ये आप बताइए, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। भारत को किस तरह से बांध लेना है, भारत की भस्म किस तरह से बनानी है, उसके बारे में अलग अलग बहुत सारे टाइप्स बताए हैं यहाँ पे। इसके अंदर 25 भारत बंद होते हैं, 25 तरह से भारत को बांधा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया था। तो जिसके अंदर हमने हठ, आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टि ये देख लिए थे। क्षार, खोट, पोट, कल्क, कज्जली देख लिए थे। आगे सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज भी हमने देखे थे। श्रृंखला बंध, द्रुति बंध भी हमने देखे थे। और आई थिंक बालक बंध से बाकी था, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो बालक बंध से पढ़ना बाकी था। तो फिर बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, मूर्ति, है ना। और आगे जल, अग्नि, सुसंस्कृत, महाबंध और इतने बंध बाकी है। तो उसमें आगे शुरू करते हैं। पहले एक बार श्रृंखला और द्रुति इन दो का रिवीजन करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। निर्बीज सबीज तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था पिछली बार। हाँ, मैंने इसके वीडियोस पीडीएफ सब डालना बाकी है अभी, तो वो आज प्रोबेबली आज हो जाएगा। और श्रृंखला बंध से रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज। तो श्रृंखला बंध जो है, इसमें हम पारद की भस्म दो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। पहले एक शुद्ध पारद लेके उसकी वज्र एटसेट्रा यानी कि सभी रत्न वर्ग के द्रव्य जो हीरा, मोती, माणिक वगैरह है, उनमें से जो भी जरूरी है वो लेके भस्म बना लेते हैं पारद की। फिर आगे एक दूसरा पारद लेके उसकी गंधक एटसेट्रा द्रव्य जो है उसकी रेगुलर भस्म बना लेते हैं। और इन दो पर अलग अलग पारद भस्मों को आपस में मिला देते हैं कि रत्न वर्ग के द्रव्य से बनी भस्म और गंधक एटसेट्रा से बनी भस्म, और इन दोनों को अच्छे से मिला देते हैं। तो फिर इसे श्रृंखला बंध कहा जाएगा। और श्रृंखला बंध के बारे में बताया है कि ये जो है देह लोह विधायक है, यानी कि ये जो है हमारे देह को लोहे के समान बना देता है। फिर ये हाई एफिकेसी वाला है, इसकी क्विक एक्शन है, तो ये चित्र प्रभाव है, यानी कि इसकी एफिकेसी, इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही हाई है। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही क्विक है, वेगेन व्याप्ति। तो ये बहुत ही जल्दी से शरीर में असर करता है। और ये जो है, ये तो शंकर को ही पता है, ऐसा यहाँ पे बताया है, मतलब ऐसा उपमा दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है शरीर में काम करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, वृद्धावस्था को, मृत्यु को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है, सब बताया है। और हमारे देह को लोहे के जैसा बना देता है। फिर आगे हमने पढ़ा था द्रुति बंध, है ना। द्रुति बंध भी हमने पढ़ लिया था, फिर से एक बार देखते हैं कि जब यहाँ पे हम अभ्रक सत्व और स्वर्ण एटसेट्रा जो कुछ भी हमें मर्क्यूरी के अंदर मिला देना है, तो उसको डायरेक्टली मर्क्यूरी के अंदर नहीं मिलाकर पहले उसकी द्रुति बना लेते हैं, यानी कि पहले उनको लिक्विफाई कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल में देखा था कि गर्भ द्रुति, बाह्य द्रुति, है ना। पहले परिभाषा में भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था। तो अगर पारद के अंदर मिक्स करने के बाद उसको लिक्विफाई किया जाता है तो वो रेगुलर गर्भद्रुति होती है। लेकिन पहले ही हम बाहर ही उसको लिक्विफाई कर ले, रूम टेम्परेचर पे उनको लिक्विड बना दे, स्वर्ण को, अभ्रक सत्व को, उनकी द्रुति कर ले, लिक्विफाई करने के बाद बाद में उसको हम पारद के अंदर मिक्स करेंगे, बाद में पारद को खिलाएंगे, वो बाद में उसका पाचन भी कर लेंगे, यानी कि उसका जारण भी कर लेंगे। तो फिर ये द्रुति बंध कहलाएगा। तो द्रुति बंध में क्या है कि हम पहले बाहर में लिक्विफाई कर लेते हैं हमारे जो भी चीजें पारद को खिलानी है उसको, बाद में पारद के अंदर डालते हैं। तो अगर इस तरह से हमने बंध बनाया है पारद का, द्रुति बंध बनाया है, तो ये जो है, ये दुःसाध्य रोगों, जो ऐसे रोग है जो आसानी से ठीक नहीं होते, उनको भी ये ठीक करता है। और ये यहाँ पे डिटेल में दिया है, डोज दिया है उसका कि कितने डोज में लेने पर ये रोगों को ठीक करता है। तो बताया है 1/4 राजिका प्रमाण। तो राजिका पादमितो, राजिका यानी कि राई, राई का दाना, सरसों का दाना जो होता है, उसका भी 1/4
राई के दाने का भी आधा और उसका भी आधा, तो इतने कम प्रमाण में लेने पर भी ये दो साध्य रोगों को दूर कर देता है और इसे द्रुति बंध बोलते हैं। तो ये द्रुति बंध के बारे में था। फिर अभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम चार पांच बंध एक साथ में लेने वाले हैं। बालक बंध सबसे पहला है बालक। यहाँ पे जो हमारी वय की जो अवस्था होती है, उम्र की जो अवस्था होती है, उनको उपमा के तौर पे लिया गया है। तो पहला है बालक, उसके बाद है कुमार, छोटा बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो कुमार, और थोड़ा बड़ा होता है तो तरुण, और ज्यादा बड़ा होता है तो फिर वृद्ध। तो इस तरह से यहाँ पे ये चार शब्द लिए गए हैं। लेकिन ये चार शब्द जो लिए गए हैं, ये कितना अभ्रक पारद के अंदर मिक्स करना है, उसको डिनोट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए लिए गए हैं। तो पारद जो है, मर्क्यूरी है, उसके अंदर हम कितना अभ्रक मिक्स करेंगे, उसके आधार पे बालक यानी कि समाभ्र जीर्ण, पहले ही लिखा है शब्द समाभ्र जीर्ण, जितना पारद है उतना ही अभ्रक है। तो पारद और अभ्रक एक समान मात्रा में लेना है, तो वो बालक बंध। फिर आगे दुगना दुगना होता जाएगा, तो वहां बालक से कुमार, कुमार से तरुण, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहला है समाभ्र जीर्ण शिवज, समाभ्र जीर्ण शिवज, शिवज यानी कि पारद, शिवज शिव से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं शिवज। तो समाभ्र जीर्ण पारद के अंदर उसी के समान क्वांटिटी में अभ्रक को हम जीर्ण कर देते हैं, अभ्रक का धारण कर देते हैं पारद के अंदर, तो उसको बालक बंध या बालह, बालह या फिर बालक बंध कहा जाएगा। 100 ग्राम पारद के अंदर 100 ग्राम अभ्रक को जीर्ण करेंगे तो वो बालक बंध कहा जाएगा। समसेवितो योगयुतो, जवेन, जवेन यानी कि तुरंत ही, समसेवितो योगयुतो, इसका सेवन योगयुतो औषधि योगों के साथ, जो कोई भी हमें वनस्पति जन्य औषधियां इसके साथ में लेनी है उसके साथ इसका सेवन करना चाहिए। तो जवेन क्या करता है, तुरंत, जवेन यानी कि तुरंत ही क्या करता है, रसायन, रसायन का काम ये करता है। रसायन यानी कि एजिंग प्रोसेस को ये रिवर्स करता है, डिले करता है, वृद्धावस्था को निवारण करता है। भावी गदापह, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म है, भावी, भावी यानी कि भविष्य का, गद, गद यानी कि बीमारी, आपह यानी कि उसको दूर करने वाला। भविष्य में जो बीमारियां आने वाली है यानी कि अपकमिंग डिसीजेस, उसको भी ये दूर करता है, यानी कि भविष्य में बीमारियां आने नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में वो बीमारियां नहीं आने देता, हमारे शरीर को ऐसा बनाता है कि भविष्य में बीमारियां आए ही ना, कॉन्कर्स द अपकमिंग डिसीजेस। और आगे और लिखा है, स उपद्रव अरिष्ट गदान निहंती, स उपद्रव अरिष्ट गदान निहंती, गद यानी कि, गद यानी कि बीमारी, गदान यानी कि बीमारियों को, निहंती दूर करता है। और कैसी बीमारियां, सिर्फ बीमारियां नहीं, स उपद्रव, स अरिष्ट, तो उपद्रव के साथ, अरिष्ट के साथ। तो अरिष्ट क्या है ये तो आप जानते होंगे, आपने अगर चरक संहिता इंद्रिय स्थान के बारे में देखा है तो आपको पता होगा कि मृत्यु सूचक लक्षण उसको बोलते हैं अरिष्ट, कि ये लक्षण दिखता है तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसी को अरिष्ट बोलते हैं। तो अगर बीमारी में ऐसा लक्षण है कि हाँ, ये लक्षण देखने पे पता चलता है कि अब इसकी डेथ हो जाएगी पेशेंट की, उसको भी ये ठीक कर देता है। उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस, हमारी बीमारी कुछ होती है, फिर उसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। तो बालक बंध के बारे में बोला है कि जितना पारद उतना ही अभ्रक लेकर पारद के अंदर अभ्रक को जीर्ण कर देते हैं, यानी कि उसका धारण कर देते हैं, उसको पचा लेते हैं। तो ऐसे पारद को सेवन करने पे, हाँ, ये रसायन है, ये भावी गदापह, अपकमिंग डिसीज, जो फ्यूचर में जो बीमारी होने वाली है उसको भी ये रोक लेता है, यानी कि बीमारियां होने नहीं देता। और विथ कॉम्प्लिकेशन, विथ मृत्यु सूचक लक्षण, जो कुछ भी बीमारियां हैं उन सभी को ये ठीक कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो समझ लीजिए ये तो बालक बंध है, इसमें तो सिर्फ इक्वल क्वांटिटी में अभ्रक को जारित किया हुआ है। अभी आगे देखेंगे कुमार बंध। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, द्विगुणाभ्र जीर्ण, आप इसका तीसरा शब्द पढ़िए, क्या लिखा है, द्विगुण अभ्र जीर्ण। पहला लिखा है शब्द हरोद्भव, हर यानी कि शंकर, तो हर उद्भव, हर से उत्पन्न हुआ यानी कि
पारद, शंकर से उत्पन्न हुआ है जो है वो पारद है। हरोद्भवो यानी कि पारद, यो जो क्या करते हैं वो, द्विगुण अभ्रजीर्ण, पारद से दुगुना अभ्रक उसके अंदर झारित कर देते हैं। सोच लीजिए, आप थोड़ा कंपेयर करके हम ऐसा कर सकते हैं क्या? मेरा वजन समझ लीजिए कि 80 किलो 90 किलो है। मैं 80 किलो खाना खा सकता हूँ? मैं 90 किलो खाना खा सकता हूँ क्या? इम्पॉसिबल है ना हमारे लिए। लेकिन ऐसा भी प्रोसेस बताया है यहाँ पे, तो सिंपली शब्दों में बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करना आसान नहीं होता। तो द्विगुण अभ्रजीर्ण, पारद को हम उसके वजन से दुगना अभ्रक पचा देंगे। तो पहले पारद समझ लीजिए 100 ग्राम पारद है, तो उसको 200 ग्राम अभ्रक खिलाना है, बाद में पचाना है। द्विगुण अभ्रजीर्ण, अगर ऐसा कर लेते हैं तो स स्यात् कुमारो, इसको कुमार बंद बोलेंगे। और ये क्या करता, इसका डोज बताया है आगे। इसका डोज क्या है? तंडुलो असो, मित तंडुलो असो, यानी कि तंडुल मात्रा में। तो आप भैषज कल्पना में हमने जो मान परिभाषा पढ़ी है, वहां पे थोड़ा देखिएगा। आगे एक डोज आ गया, 1/4 राजी का प्रमाण। तो एक राई का दाना, उसका भी एक चौथाई कितना मिलीग्राम या माइक्रोग्राम होता है, आप देखना। फिर अभी आज ही एक एक और डोज आ गया, तंदुलो, तंदुल प्रमाण, एक चावल की मात्रा। तो एक चावल मतलब कितना मिलीग्राम होता है, वो भी आप एक बार मान परिभाषा चैप्टर में देख लीजिए। भाई में आपको पूछेंगे, आप बोलेंगे तंदुल मात्रा, तो कौन सा तंदुल, कितना एमजी? हम तो अभी के समय में तो एमजी में नापेंगे ना, मिलीग्राम में नापेंगे। तो आप एक बार पढ़ लीजिए उसको। तो कुमार बंद जो है उसको तंदुल मात्रा में लेना है। और ये जो है क्या करता है, त्रिसप्तरात्रे ही, त्रिसप्त यानी कि 3 × 7 यानी कि 21, त्रिसप्त यानी कि 21। यहाँ पे एकोनविंशति भी लिख सकते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे लिखा उन्होंने त्रिसप्त यानी कि 21। तो 21 रात में या फिर 21 दिन, रात में 21 दिनों में ये क्या करता है, खलु, ये खरेखर ये क्या करता है, पाप रोग संघात घाती, पाप रोग संघात, उसका घात करता है। अभी पाप रोग संघात मतलब क्या? आपने रोग निदान में पढ़ा होगा, शायद ये चरक संहिता में भी पढ़ा होगा। पाप रोग, पाप रोग यानी पाप कर्म किए हैं, उसके कारण जो रोग हुए हैं। तो ऐसे कौन से रोग है, आप मुझे चैट में बता सकते हैं? पाप कर्म के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, ये कौन से रोग है जो पाप कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं? आप शायद पढ़ चुके हैं ये, रोग निदान में, चरक संहिता के निदान स्थान में ये पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे कुछ रोग है जो पाप कर्म, पाप कर्म यानी कि क्या, न करने जैसा कर्म। अभी आप बोलेंगे कि मैंने किसी को कुछ खराब शब्द बोले तो मुझे पाप लग गया, है ना? तो वो तो है, ठीक है। लेकिन मतलब इसका पाप रोग का मतलब क्या होता है, कि जो नहीं करना चाहिए था फिर भी हमने वो किया, उसी को बोलते हैं पाप कर्म। तो ऐसी बहुत सारी हम जो है प्रज्ञा अपराध करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और इसके अंदर जो है पाप कर्म में भी सबसे ज्यादा गिनते हैं कुष्ठ रोग को। जो हमारा 18 तरह का कुष्ठ रोग है, वो पाप कर्मज रोग गिना जाता है। और भी कुछ कुछ रोग है जो पाप कर्मज रोग गिने जाते हैं। तो उन सभी को ये ठीक कर लेता है, पाप रोग संघात जो है उसका घात करता है, और ये रसायन कर्म भी करता है। तो कुमारबंध के बारे में क्या बताया, कि पारद से दुगना अभ्रक जहाँ पे हम जीर्ण कर देंगे, ऐसा अगर हम कुमार बंद बना लेंगे, उसको सिर्फ एक चावल की मात्रा में, कुछ ही मिलीग्राम मात्रा में अगर हम उसको लेंगे, तो भी ये पाप रोग संघात यानी कि कुष्ठ रोग है, ऐसे कुछ रोग है जिसकी निदान सेवन में बताया गया है कि ये तो पूर्व जन्मकृत पाप पाप कर्म है। पूर्व जन्मकृत मतलब क्या, पहला का कोई जन्म ऐसा होता नहीं, लेकिन पहले के समय में, आज से 10-20 साल पहले मैंने कुछ गलत काम किया, उसकी वजह से आज मेरे शरीर में धीरे 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 विष संचय होके, गर्भ विष संचय होके रोग हुआ है। तो उसी को बोलते हैं पाप रोग संघात, तो उसका घात करता है, उसको 21 दिन में ही ठीक कर देता है। वैसे ऐसी बीमारियों को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 21 दिन में ठीक कर देता है। और रसायन भी काम करता है, रसायन यानी कि वृद्धावस्था को ठीक करने वाला। तो ये बालक बंद कुमार बंद है ना, पारद के समान अभ्रक, पारद से दुगना अभ्रक। अभी आगे है तरुण बंध। तरुण बंध में क्या है, चतुर्गुण व्योम। तो व्योम यानी अभ्रक, आप ये सिनोनिम याद रखिए, है ना? आप
व्योम शब्द आपने शायद सुना होगा कहीं पे। व्योम यानी कि आकाश, आसमान, स्काई। तो ये जो आकाश या आसमान जो कुछ भी है ना, उसके गगन, व्योम, उसके जितने भी सिनोनिम है, सारे ही सिनोनिम अभ्रक के सिनोनिम है। तो अगर कहीं पे ऐसा शब्द आया है तो आप बेझिझक समझिए कि ये अभ्रक के बारे में है। तो चतुर्गुण व्योम, व्योम यानी कि अभ्रक, तो 4 गुना। अभी यहाँ पे कितना अभ्रक लेना है? पारद से 4 गुना। चतुर्गुण व्योम कृत अशनो असो। अशन यानी कि खाना, उसको खा लेना। मतलब अगर पारद अपने से 4 गुना अभ्रक खा लेता है, 100 ग्राम हमने पारद लिया है तो 400 ग्राम अभ्रक को वो खा लेता है। चतुर्गुण व्योम कृत अशनो असौ। अगर ऐसा वाला पारद जो है 4 गुना अभ्रक को खा लेता है, तो ये क्या है? ऐसा पारद तरुण बंध कहलाता है। और ये रसायनाग्र्य, सभी जो रसायन होते हैं उसमें ये अग्र अग्र अग्रिम स्थान इसका होता है। तो ये बहुत ही अच्छा वाला रसायन है, ऐसा भी बोलते हैं। और तरुणाभिधान, इसको तरुण बंध नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है? स सप्तरात्रात, सप्तरात्रात सिर्फ 7 दिनों में या 7 दिन रात में, ये सिर्फ 7 दिन रात में क्या करता है? सकल आमय घ्नो, सकल आमय यानी कि सभी तरह की बीमारियां, उसको घ्न यानी कि उसको दूर करता है। तो पहला क्या था? दो कुमारबंध दुगना जब अभ्रक लिया था तब 21 दिन में वो बीमारियों को दूर करता था। तरुण बंध जब 4 गुना अभ्रक लेते हैं तो ये सिर्फ 7 ही दिनों में सभी बीमारियों को दूर करता है। और रसायन भी है, आगे लिखा है रसायन। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ 7 दिन में बीमारियों को दूर करता है, ये रसायन, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है। वीर्य बल प्रदाता, तो ये वीर्य देता है, बल देता है। तो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ यानी कि बल, और पोटेंसी यानी कि वीर्य देता है। हमारे शरीर को वो पोटेंट बनाता है, हमारे शरीर को वो बलवान बनाता है। स्ट्रेंथ और पोटेंसी भी देता है। तो ये तरुण बंध के बारे में है। तो समान अभ्रक, दुगना अभ्रक, 4 गुना अभ्रक, और आगे एक वृद्ध बंध है, यहाँ पे 6 गुना अभ्रक है। तो अभ्रक की मात्रा और थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पे। यस्य अभ्रक, जिस अभ्रक को षडगुणितो ही जीर्ण, 6 गुने अभ्रक के साथ अगर उसका धारण कर लेते हैं। भारत मैंने 100 ग्राम लिया है, तो उसके साथ 600 ग्राम अभ्रक में अगर उसको खिला देता हूँ, पचा देता हूँ, जीर्ण कर देता हूँ, तो ये तो वृद्ध बंध बन जाएगा। वृद्ध मतलब क्या है? कोई बूढ़ा बंध ऐसा नहीं है। वृद्ध बंध, वृद्ध शब्द का मतलब संस्कृत में बूढ़ा ऐसा ही हमेशा नहीं होता, लेकिन जो और ज्यादा अनुभव के स्वरूप में भी लेते हैं, कोई बड़ा है इसके स्वरूप में भी लेते हैं। वृद्ध यानी कि बड़ा, ऐसा आप समझिए। तो इसे वृद्ध बंध बोलते हैं। और ये क्या करता है? प्राप्ता अग्नि सख्य। तो ये इट गेट्स अग्नि सख्य, मैंने वैसा का वैसा ट्रांसलेशन किया है, तो आप उसको समझ लीजिए अच्छे से। इट गेट्स अग्नि सख्य, प्राप्त अग्नि सख्य, ये अग्नि के साथ मित्रता कर लेता है। सख्य यानी कि उसका सखा बन जाता है, उसका मित्र बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अग्नि के साथ मित्रता कर लेता है, मतलब कि अग्नि सख्य। ये अग्नि में, अग्नि के साथ रहता है ये। अगर इसको अग्नि कितना भी दिया, इसको कुछ असर नहीं होता। इसके साथ अग्नि दिया तो, भारत को अग्नि देते हैं तो क्या होता है? भारत तो उड़ जाएगा, उसको तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, है ना, वो बॉयल होके उड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर 6 गुना अभ्रक जीर्ण कर लिया है, तो कुछ भारत उड़ेगा नहीं, वो तो हीट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेगा। हीट रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं अग्नि सख्य। यानी कि वो जो है, अग्नि में उसको रखने पे वो कुछ भी उड़ता नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई, अभ्रक के जितना हाई हो जाता है। और उसी को स ही वृद्ध नामा, उसी को वृद्ध बंध बोलते हैं। फिर इसका काम क्या है? देहे च लोहे नियोजनीय, तो इसको देह में, लोह में यानी कि देहवाद और लोहवाद में इसको यूज करना है। शिवाद्रुते को अस्य गुणान प्रवक्ति। अभी ये तो जो है शिव को ही पता है, इसकी और क्या क्या क्वालिटीज में बताऊं। मतलब क्या है कि हमारे रस शास्त्र का जो प्रयोजन है ना, चिकित्सावाद जो हम अभी यूज करते हैं, उससे भी बढ़िया लोहवाद, और लोहवाद से भी बढ़िया देहवाद। तो ये तो देहवाद और लोहवाद सभी में उपयोगी है। देह वेद में, लोह वेद में, सभी जगह पे इसका उपयोग किया जाएगा।
तो ये तो मतलब कि बाकी इसके सारे गुण तो शिव को ही पता है, मैं और क्या क्या बोलूं इसके बारे में। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि शिवाद्रुते को अस्य गुणान प्रवक्ति, और क्या क्या बताऊं इसके गुण। तो इसके तो इतने सारे गुण हो गए। तो फिर भी देखिए ये इतना अच्छा पारद का बंध बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, जो देह वेद तक में यूज हो जाएगा, लोह वेद तक में यूज हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे खत्म नहीं होते पारद बंध। अभी हम फिर से एक बार लिस्ट की ओर जाते हैं। तो अभी हमने काफी सारे पारद बंध सीखे, है ना, जैसे कि बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, यहाँ तक। फिर भी और कुछ बंध बाकी है। अभी कितने बंध बाकी है? और 5 बंध बाकी है। हमने 20 बंध सीखे अभी। अभी देखिए मूर्ति बंध बाकी है, वृद्ध के बाद मूर्ति, फिर मूर्ति के बाद जल, अग्नि, सुसंस्कृत और महा, इतने बंध अभी भी बाकी है। मूर्ति, जल, अग्नि, सुसंस्कृत, महा, तो ये 5 बंद और सीखने हैं। तो 20वें बंद पे ही ये इतना अच्छा पारद का संस्कार, ये बंद जो है बताया गया है। तो आगे मूर्ति बंद, जल बंद, अग्नि बंद और भी क्या क्या है, इसके तो उपयोग भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको सिखाऊंगा। तो आगे है मूर्ति बंध। ये भी वैसे तो ये हम इसको बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध के साथ ले सकते हैं। इन्होंने श्लोक में भी उसके साथ लिया है, बालकश्च कुमारकः तरुणश्च तथा वृद्धो मूर्तिबद्धस्तथा, यानी कि मूर्ति बंध तक लिए है, और बाद में अपरः, बाद में दूसरे बंध बाद में बताया है। तो हम ये बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, इन 4 का ग्रुप बनाते हैं ना, लेकिन हमें 5 का बनाना चाहिए। बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, और वृद्ध के साथ ही मूर्ति। तो ये मूर्ति क्या है वो भी आज देखेंगे अभी हम। तो इसके अंदर अ, मूर्ति बंध देखते हैं। अभी देखिए कॉमन क्या है इसमें, है ना, कि जैसे कि अभ्रक का धारण करना वही कॉमन है। फिर अभ्रक का कितना धारण किया, उसी के आधार पे नाम दिए हैं, कि समान भाग में अभ्रक जीर्ण किया तो बालक, दुगना किया तो कुमार, फिर 4 गुना किया तो तरुण, 6 गुना अभ्रक को जीर्ण किया तो वृद्ध। अभी आगे मूर्ति बंध में क्या होगा, 6 गुना से ज्यादा है क्या, या क्या है? तो देखेंगे यहाँ पे तो अभ्रक जीर्ण करते ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये ट्रांसलेशन में मेरा कर्सर है वहां पे, विदाउट अभ्रक धारण, यहाँ पे अभ्रक का धारण ही नहीं करते, विदाउट अभ्रक धारण। तो फिर है क्या इस बंद में, वो देख लेते हैं। यह दिव्य मूलिका भी च, तो दिव्य मूलिका, जो कुछ दिव्य औषधियां है उसका एक वर्ग दिया हुआ है। जैसे आप सुश्रुत में, चरक में कुछ औषधियों के गण या औषधियों के वर्ग पढ़ते हैं ना, तो वैसे रस शास्त्र में भी कुछ एक वर्ग दिए जाते हैं। तो उसमें एक दिव्य मूलिका, दिव्य औषधियों का वर्ग भी दिया हुआ है। उसके अंदर कौन कौन सी औषधि है, दिव्य औषधियां, वो भी वहां पे बताई है। उसमें से कुछ कुछ आज अवेलेबल है, कुछ कुछ की पहचान अभी तक नहीं हुई है। तो इस तरह से है, लेकिन जो भी है वो हम देखेंगे। फिलहाल तो आप दिव्य मूलिका या दिव्य औषधि उतना ही याद रखिए। तो उन उन औषधियों के साथ पारद को अगर प्रोसेस करते हैं, मर्क्यूरी लिया हमने शुद्ध, मर्क्यूरी लेने के बाद उसको अष्ट संस्कारित हमने मर्क्यूरी लिया है, उसको दिव्य मूलिका, दिव्य मूलिका यानी कि दिव्य औषधियों के साथ अगर उसको प्रोसेस करते हैं, और वो क्या हो जाता है, क्रुतो अग्निसह, अग्निसह यानी कि अग्नि को सहन करने वाला बन जाता है ये पारद। तो ये जो वनस्पतियां है, दिव्य औषधि में होता क्या है, दिव्य औषधि में कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, कुछ मेटल्स, मिनरल्स जमीन में से प्राप्त किए हुए उन औषधियों ने भी होते हैं। तो अभ्रक के जैसा काम भी वही करता है, कि पारद को हीट रेजिस्टेंट बना देता है, अग्नि सहत्व करने वाला बना देता है। क्रुतो, और क्या लिखा है, क्रुतो अति अग्निसह रसः, क्रुतो अति अग्निसह रसः, तो अत्यंत अग्नि को सहन करने वाला मर्क्यूरी बन जाता है। तो अभी आप देखिए ना, अब मर्क्यूरी को मैंने हरितकी के क्वाथ के साथ, या राजिका राय के साथ, या चित्रक के साथ, या ऐसे किसी के भी साथ मैंने प्रोसेस किया, तो वो अत्यंत अग्नि सहन करने वाला नहीं बनता। लेकिन ऐसी कुछ औषधियां हैं कि जिनके अंदर ऐसे गुण है जो पारद को अत्यंत अग्नि सहन करने वाला बना देती है। तो वही है सारी दिव्य मूलिका या फिर दिव्य औषधियों का ग्रुप। तो यहाँ पे खास लिखा है कि हम इसमें अभ्रक नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ वनस्पतियों का रस डाल रहे हैं, दिव्य मूलिकाओं का। विना अभ्रजारणात, बिना अभ्रजारणात, अभ्रक का धारण नहीं किया, फिर भी ये अग्नि सहन करने वाला बन गया। विना अभ्रजारणात स स्यात् मूर्ति बंधो, ऐसा महारस, ऐसा महार, ये भी महारस हो गया ना,
पारद जो है वो महारस बन गया, एक महान रस द्रव्य बन गया है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम ही है। इसे मूर्ति बंध बोलते हैं, कि दिव्य औषधियों के साथ मर्दन करने पे अगर ये बंध जाता है और ये अग्नि सहन करने वाला भी हो जाता है, तो इसे मूर्ति बंध बोलते हैं। अयम ही जार्यमाणस्तु, अगर इसको फिर ना अग्नि ना क्षीयते रसः, ऐसा अगर हमने बना लिया, उसको अग्नि में डाला, तो ये क्षीय यानी कि क्षीण नहीं होता, इसमें से कुछ भी क्वांटिटी लॉस नहीं होता, ये हीट रेजिस्टेंस बन जाता है। योजित सर्व योगेशु, इसको सभी तरह के औषधि योग में यूज करेंगे। जो भी औषधि योग है वहां पे इसको हम यूज करेंगे, तो क्या होगा ये, निरोप्यम निरोपम्य फलप्रद, तो ये ऐसी थेरेपेटिक इफेक्ट्स देगा। फलप्रद, फलप्रद यानी हमें ऐसा फल देगा, चिकित्सा के अंदर हमें ऐसा फल देगा, ऐसी ऐसी थेरेपेटिक इफेक्ट्स देगा जो निरोप्यम निरोपम्य है, निर उपम उपमा, निहि उपमा, निरौपम्य, तो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ये कंपेरेबल नहीं है, इसको मैं क्या उपमा दूं, ये इतने इतने अच्छे थेरेपेटिक रिजल्ट्स देता है। तो वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्तिबंध, दिव्य औषधियों के साथ पारद को अग्निसहत्व दिलाना है। तो दिव्य औषधियां तो पता नहीं मिलेगी या नहीं, तो हम मूर्तिबंध बना पाएंगे या नहीं। फिर आगे देखते हैं। मूर्तिबंध के बाद है जलबंध, पानी के साथ, है ना। सोचिए, अभ्रक को सॉरी पारद को पानी के साथ बांध लेना है। जलबंध अग्निबंध दो है ना, आप ये जो 25 का लिस्ट देखेंगे, तो उसमें देखिए, अभी तो हमने मूर्ति बंध तक देखा, फिर आगे क्या है, जलबंध अग्निबंधश्च, तो पानी के साथ पारद को बांध लेना है, अग्नि के साथ पारद को बांध लेना है, कुछ कुछ द्रव्य ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ पानी है, सिर्फ अग्नि है, तो उसके साथ भी पारद को हम बांध लेंगे, पारद का बंध बना लेंगे। लेकिन इसमें पानी कैसा, अग्नि कैसी, वो भी यहाँ पे देखने जैसा है, उसको भी समझना है। शिला तोय मुखे ही तोये ही बद्धो, तो ये शिला तोय नाम का जो पानी है, या उसके जैसे और भी मुख्य तोय वगैरह जो पानी है, ऐसे पानी के साथ अगर हम उसको बांध लेंगे, तो वो जलबंधवान, तो पानी के साथ बांधा हुआ यानी कि जलबंध कहलाएगा। तो आप सिंपल टैप वाटर के साथ या प्यूरिफाइड आरओ प्रोसेस्ड ड्रिंकिंग वाटर के साथ इसको नहीं बांध सकते। इसके लिए क्या चाहिए, शिलातोय, पत्थर से निकला हुआ पानी, या फिर शिलातोय, शैलोदक, इस क्या क्या बोलते हैं, कि जो शैलोदक पर्वत है वहां से जो पानी मिलता है वैसा पानी। तो ऐसे कुछ प्रवाही है, आ, उसके साथ मर्क्यूरी को प्रोसेस करना है। हमारे पास शुद्ध अष्ट संस्कारित पारद है, अभी इसको प्रोसेस कहाँ पे करना है, या फिर आगे के बंद को भी कंसिडर करेंगे, तो अभ्रक जीर्ण किया हुआ हमारे पास पारद है, तो इसको कहाँ पे हमें प्रोसेस करना है, शिलातोय के साथ। तो शिलातोय के ना बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं। कोई सिंपली बोलता है कि पत्थर से निकलता हुआ पानी, है ना, लेकिन सभी पत्थर के निकलते हुए पानी से तो इसको नहीं बांधा जा सकता, ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि पत्थर से निकल रहा है पानी, उसको हमने ले लिया तो नहीं बंधता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ रेफरेंस है जिसका उपयोग करके हम इसको बांध सकते हैं, तो थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। जैसे कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में सभी जगह पे एक रसारणव का रेफरेंस दिया हुआ है। आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक खुली है अभी, तो आपको तुरंत वहां पे वो श्लोक भी दिखेगा, RNV डॉट ऐसा लिखा है, RNV यानी कि रसारणव। तो रसारणव में क्या बताया है कि वहां पे हम गंधक और हरताल को पानी के अंदर रखते हैं, तो कुछ समय के बाद बुदबुदा उत्पन्न हो जाता है, उसी को शैलोदक बोलते हैं, ऐसा शैलोदक का रेफरेंस है। हालांकि इसको जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक में सही नहीं दिया है, हिंदी टेक्स्ट बुक में सही दिया है। इंग्लिश बुक में क्या लिखा है कि हरताल और गंधक के साथ पानी मिला के उसको उबालना है, तो उबालना नहीं होता, वो अपने आप ही उसमें से बुदबुदे उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक शिलोदक है, यानी कि सल्फर और आर्सेनिक के साथ प्रोसेस किया हुआ पानी, उसी को भी शैलोदक बोला है। लेकिन शैल पर्वत के ऊपर से जो शैलाद्रि है ना, जो आंध्र प्रदेश में जो पर्वत है, वहां से जो पानी मिलता है, एक्चुअली में वो भारे पानी है, भारे पानी यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं है, वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, वो H2O नहीं है, वो D2O है। तो ऐसा भारे पानी तो आज के समय में हम बनाते भी है ना, हमारी फैक्ट्रीज में बनता है भारे पानी,
और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पे इस पानी को यूज भी किया जाता है। तो ऐसा पानी यानी कि शिलातोय, उसके साथ भी मरक्यूरी जो है बंध जाता है, उसे जलबंध बोलते हैं। और ये करता क्या है जलबंध? तो ये जरा रोग मृत्युघ्न, तो ये जरा यानी कि वृद्धावस्था को, एजिंग को, रोग यानी कि बीमारियों को, और मृत्यु यानी कि डेथ, उसको घ्न, उसको भी ये रिड्यूस करता है या उसको भी ये खत्म करता है। ये हमें वृद्धावस्था से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। ऐसा ये जलबंध है। कल्पोक्त फलदायक, तो ये फलदायक कैसा इफेक्ट देता है? जैसा औषधि कल्प में बताया है, जैसा औषधि के बारे में बताया है कि ये समझ लीजिए लिखा है चंद्र प्रभा, या कोई भी औषधि लिखा है तो उसमें लिखा है कि इस तरह का ये असर करेगा, तो सचमुच में ऐसा असर करता है। लेकिन कब? अब जलबंध वाला पारद लीजिए, उस समय पे वो ऐसा असर करता है। फिर जलबंध के आगे है अग्निबंध। तो अग्निबंध में यहाँ पे क्या लिखा है? केवलो वा योग युक्तो वा। वहां पे तो लास्ट में वा लिखा है, लेकिन मैंने दोनों बार बोला। तो केवलो योग युक्तो वा, केवल यानी कि अकेला पारद ही लिया, या फिर योग युक्त उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन में भी कुछ जरूर पड़े तो लिया। कॉम्बिनेशन में क्या जरूर पड़ेगा वो यहाँ पे नहीं बताया है, तो हमें नहीं पता। लेकिन लिखा है केवलो योग युक्तो वा, या तो अकेला पारद या तो कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ पारद को लिया है। फिर क्या करना है? धमातः, धमातः यानी कि उसको गर्म करना है, इंटेंसली हीटेड, उसको बहुत ज्यादा गर्म करना है। स्यात गुटिकाकृति, और उसकी गोली बन जाती है। तो ऐसा होता है क्या? मर्क्यूरी को हम गर्म करेंगे तो उसकी कुछ गोली वोली बनती नहीं, मर्क्यूरी उड़ जाता है। लेकिन हमें समझना है, इसके पहले के बंध हमने सीखे हैं। तो उसमें क्या था? पहले अशुद्ध पारद, बाद में शुद्ध पारद, बाद में शुद्ध पारद के साथ अशुद्ध धातुएं, बाद में पारद के साथ शुद्ध धातुएं, बाद में अष्ट संस्कारित पारद, बाद में इतना इतना अभ्रक जीर्ण किया हुआ पारद। तो वहां से हमें आगे बढ़ना है। यानी कि अभी यहाँ पे कैसा है कि केवलो, केवलो से सिर्फ पारद नहीं लेना है, केवलो से शुद्ध अष्ट संस्कारित अभ्रक जीर्ण किया हुआ ऐसा पारद यहाँ पे लेंगे। तो ऐसा वाला अकेला पारद, या फिर योग युक्त, तो इसमें जो कुछ भी और भी अगर जरूरत पड़े तो मिलाइए, उसको इंटेंसली हीट करिए, तो उसकी गोली बन जाएगी, उसकी गुटिका कृति, उसकी एक गोली बन जाएगी। अक्षीणश्च अग्निबद्धो असो, तो ये फिर उस एक बार वो गोली बन गई, बाद में उसको कितना भी गर्म करो तो ये क्वांटिटी लॉस नहीं होता है। तो ऐसा अग्निबंध कहलाता है, अग्नि की सहायता से हमने उसको बांध लिया है। तो ये अग्निबंध है, और ये क्या करता है? खेचरत्व आदिकृत, स ही खेचरत्व देता है। इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ खेचरत्व एटसेट्रा। तो आदि लिखा है, आदि एटसेट्रा क्या क्या है मुझे भी उतना नहीं पता, लेकिन खेचरत्व तो लिखा है यहाँ पे। तो खेचरत्व मतलब कि आपको पता है ना, खेचर, खेचर किसका सिनोनिम है? खेचर पक्षी का सिनोनिम है, वो उड़ सकता है, पक्षी जो है वो उड़ सकता है। तो ये बोलते हैं कि ये खेचरत्व देता है, इसको खाने के बाद मनुष्य भी उड़ सकता है पक्षी के जैसे। तो सचमुच में ऐसा होता है क्या? पता नहीं, मैंने किसी को उड़ते नहीं देखा। हाँ, लेकिन कुछ बुक में कुछ एक आपको मैंने शायद बताया भी था, आर्यभिषक नाम की बुक है। गुजराती और मराठी दो ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो उसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया है, वो मैंने पढ़ा था। वो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या बताया है कि इस तरह से अग्निबंध बनाया हुआ जो पारद है, या पारद की जो गुटिका बनाई है, जो खेचरत्व देने वाली होती है, इसको खेचरी गुटिका भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। आर्यभिषक में भी खेचरी गुटिका के नाम से ही है। तो वो क्या करती है, ये ऐसा जो पारद होता है ना, अग्निबंध वाला पारद, उसको हमें खाना नहीं है। वहां पे क्लियरली लिखा है कि ऐसे पारद को, ऐसा पारद मुंह में रखे रहने के लिए है। अगर इस पारद को पेट में पहुंचाया तो मृत्यु निश्चित है। अगर पेट में पहुंचाया तो ये मृत्यु कारक है, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर इसको सिर्फ मुंह में रखे रहेंगे, मुंह के अंदर रखे रहते हैं, तो खेचरत्व आता है। और खेचरत्व के बारे में वहां पे और डिफाइन करके लिखते हैं कि खेचरत्व यानी कि उड़ने की शक्ति तो नहीं, लेकिन खेचरत्व यानी कि इतनी इतनी इंस्टेंट बहुत बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो आदमी 100 योजन तक चल सकता है। अभी 100 योजन मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा? अब गिन लीजिए एक बार, 1 योजन मतलब कितना और 100 योजन मतलब कितना। तो वो इतना इतना चल सकता है। कोई आदमी इतना नहीं चल पाएगा ना, 100 योजन जितना।
तो 100 योजन मतलब कितना किलोमीटर हो जाता है, आप एक बार गिन लीजिए। तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि हाँ, ये तो प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से मर्क्यूरी में से अगर एनर्जी निकल रही है इतनी, और उसको मुंह में रखते हैं, तो हाँ, ये इस तरह का कैचरत्व मिल सकता है। वरना सचमुच में हम उड़ सकेंगे ऐसा वाला कुछ कुछ जगह पे रेफरेंस मिलते हैं ऐसे, लेकिन आंखों से देखा नहीं तो मानने योग्य नहीं लगता ऐसा होता है। तो ये अग्निबंध ऐसा बनता है। और अग्नि जलबंध अग्निबंध हमने देखा। फिर आगे है सुसंस्कृत बंध, है ना, और महाबंध तो अभी नहीं लेते। सुसंस्कृत बंध महाबंध को बाद में लेंगे। और एक जलोका बंध भी है ना, 26वां बंध। तो यहाँ पे हम जब लिस्ट में देखते हैं, तो लिस्ट के अंदर हमें 25 बंद मिलते हैं। तो यहाँ पे आज हमने कितने बंद देखे? बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, ये चार देखे। बाद में मूर्ति बंद पांचवा देखा। और जलबंध अग्निबंध भी देखे। तो 7 बंद आज हमने पढ़े हैं यहाँ पे। फिर बाकी रहता है सुसंस्कृत कृताभित, सुसंस्कृत बंध, महाबंध, और ये 25 तो हो गए। आगे है 26वां जलौका बंध। तो जलौका बंध को बनाना तो ठीक है, हम सीखेंगे, लेकिन यूज कैसे करना है ना, फॉर सेक्सुअल ऑर्गेजम, कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस समय पे चरम सुख की प्राप्ति करने के लिए इस जलौका बंध का यूज किया जाता है। तो उसके भी अलग अलग यूज के बहुत सारे डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें रसरत्न समुच्चय में ही मिल जाता है। तो उसके में से थोड़ा हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जलौका बंध के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे क्लियर लिखा हुआ है कि तावत न इष्यते देहे, इसको चिकित्सा में यूज करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो ये हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम नहीं गिनते। और हम सिर्फ 25 बंद को, 25 पारद बंद को गिनते हैं। तो 25 का अगर हम गिनती करेंगे, तो इसके अंदर हमें अभी सुसंस्कृत बंध और महाबंध, दो बंध बाकी है। 23 पारद बंध, 23 पारद बंध अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। तो आज का समय भी यहाँ पे समाप्त हुआ। आप इनको लिख लीजिए। आप ये जो हठ, आरोट, आभास, क्रियाहीन है ना, सबके एटलीस्ट सबके नाम लिख लीजिए। अ, आप सारे के सारे बंध पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। डिटेल में 10 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है ये सब। और 2-2 मार्क में एक एक बंध भी हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट नाम तो आपको सही सही क्रमानुसार पता होने ही चाहिए। तो अगली बार हम जो अभी बाकी रह गया वो वाला बंध सीखेंगे। महाबंध है, सुसंस्कृत बंध है, वो आगे सीखेंगे, और बाद में आगे के बंध भी सीखेंगे। तो आज इतना रखते हैं। आप अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए चैट में। और अभी तक में जितना भी पढ़ा है हमने, जो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछते रहिए, है ना। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो अगर पूछेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और कुछ, हाँ, इसका जो 2-3 दिन की वीडियोस बाकी है, 2-3 चैप्टर की पीपीटी बाकी है पीडीएफ करके, तो वो मैं आपको भेजूंगा। एक ये पुट चैप्टर वाली तो इसलिए बाकी है क्योंकि वो अलग अलग थी, मुझे उसको अभी मर्ज करना है। पुट के जो डिस्क्रिप्शन है और उसके जो फोटोग्राफ्स है, मूषा में भी कुछ फोटोग्राफ्स मिसिंग है तो मुझे ऐड करने हैं। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है। पीडीएफ जो है ना, आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं है। आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तो टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक का ही यूज करना है। ये एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये पीडीएफ ठीक है। ऐसा ही है। और हाँ, हो सकता है शायद किसी स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो क्या करिए, एक दूसरे के पास से फोटो मंगवा लीजिए, है ना। आप बुक्स के जो है कुछ कुछ फोटोग्राफ लेके मंगवा लीजिए। और अभी सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है, लॉकडाउन तो नहीं है। तो आप बेहतर है कि आप एक बार कॉलेज आके बुक्स ले लीजिए, या फिर अपनी अपनी बुक्स खरीद लीजिए, वही अच्छा है। लाइब्रेरी से इश्यू करवा लीजिए, लाइब्रेरी में है बहुत सारी बुक्स, या फिर खुद की खरीद लीजिए। तो बुक से पढ़ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ना, रेफरेंस बुक से पढ़ना वही अच्छा है। पीडीएफ तो मिलेगी ही आपको, लेकिन उसका यूज जो है आप सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए करिए। आप उसके ऊपर आधारित मत रहिए। और अगर आपने अटेंडेंस दे दी है तो आप लीव कर सकते हैं।